हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो आज क्लास जो हो रही है कुछ 4-5 दिनों बाद मैं आप लोग के सामने आया हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वही हम लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, यानी जो पिछले वर्षों में यानी विगत वर्षों में पूछे गए जितने भी सवाल है, आईएएस हो, यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो या फिर एमपीपीसीएस हो, तो सबका हम लोग जो पीछे पूछे गए हैं उसका हम लोग आज, ठीक है, वैकल्पिक क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग पहले सेशन में जो किए थे उससे हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सरफराज खान, बी है मुर्शिद कुली खान, सी है अलवर्दी खान तथा डी है सुजाउद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। ठीक है, यानी मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो मुर्शिद कुली खान था। तो ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, यानी कौन सा युद्ध है जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया यानी शुरू किया। ऑप्शन ए है बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, मैसूर का युद्ध तथा कर्नाटक का युद्ध। यानी बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का युद्ध तथा कर्नाटक का युद्ध। यानी भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कौन किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। यानी प्लासी का युद्ध जो था वो ब्रिटिश को स्टार्टिंग में कहा जाता है कि ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने का काम ये प्लासी का युद्ध किया था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें बक्सर का युद्ध भी टिक लगा देते हैं, जो कि बक्सर का युद्ध गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये शायद एमपीपीसीएस नहीं यूपीपीसीएस आरओ में, यानी जो एआरओ का एग्जाम होता है उसमें ये सवाल पूछा हुआ है। तो जितने भी सवाल हम लोग करेंगे ये किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑप्शन है 1761, 1757, 1857 तथा 1764। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1757, यानी 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल है सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा किस युद्ध में पराजित हुआ था। यूपीपीसीएस 2015 मेंस में सवाल ये पूछा हुआ है कि सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो ऑप्शन है प्लासी, बक्सर, कर्नाटक तथा वांडीवास। तो आप लोग पढ़े होंगे प्लासी। ठीक है, यानी प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा वो जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे, इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल पर चर्चा किया। यानी प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध, कर्नाटक युद्ध या फिर आंग्ल मैसूर युद्ध, सबका आप लोगों का लेक्चर इस वीडियो जो मैंने पहले पढ़ाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जैसे ही जाइएगा उसमें आप लोगों को पूरे के पूरे डिटेल से मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। यूपीएससी में सवाल ये पूछा हुआ है, यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, कर्नवालिस, विलियम बेंटिंग तथा रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव, यानी रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। यानी यूपीपीसीएस में भी सवाल पूछा हुआ है कि किस गवर्नर को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। ऑप्शन ए है अल्बुकर्क, बी है क्लाइव, सी है डुप्ले तथा डी है कर्नवालिस। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला है अल्बुकर्क, अल्बुकर्क हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका कार्यकाल ज्यादा दिनों तक नहीं रहा है। बाकी क्लाइव, डुप्ले और कर्नवालिस ये तीनों जो होते हैं थोड़ा सटीक बैठते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी गई है। और भी बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। यानी जो प्लासी का लड़ाई हुआ था वो कहाँ स्थित है। तो बहुत ही आसान सवाल है, वो बंगाल में स्थित है। ठीक है, यानी प्लासी का मैदान बंगाल में भागीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर है, तो बंगाल में है। यानी 1757 का जो प्लासी का लड़ाई लड़ा गया था वो बंगाल में ही लड़ा गया था। अगला सवाल है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, और हम लोग लेक्चर में जो मैंने डिटेल में जो क्लास ली है उसमें इसको बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, मीर कासिम, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला तथा मीर जाफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम।
यानी मीर कासिम के द्वारा राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, अगला सवाल है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, यानी कौन सा लड़ाई है भारत में, कौन सा सबसे निर्णायक लड़ाई है जिसको अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बी है वांडीवास का युद्ध, सी है बक्सर का युद्ध तथा डी है पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे प्लासी का युद्ध बना देते हैं, कुछ बक्सर, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। देखिए, बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि एक तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध केंद्रीय शक्ति, यानी केंद्रीय शक्ति जो मुगल थे उनकी जीत हुई थी। यानी एक तरह से ये लोग 3 लोग थे और अंग्रेज अकेले थे। और 3 लोग कौन कौन थे? तो अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा मुगल सम्राट। ठीक है, तो 3 लोग लड़ रहे थे और अंग्रेज अकेले थे। तो कहा जाता है कि अंग्रेज एक तरह से देखा जाए तो केंद्रीकृत शक्ति को पराजित किया था, यानी मुगलों को पराजित किया था। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध की संज्ञा दी जाती है बक्सर का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये बीपीएससी में सवाल पूछा हुआ है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर तथा शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। यानी बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, अगला सवाल है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? यूपीपीसीएस में ये सवाल पूछा हुआ है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम तथा अलवर्दी खान। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, जो दोबारा नवाब बना था। ठीक है, क्योंकि मीर कासिम तो चलिए गया था, ये मतलब मीर कासिम तो गद्दी छोड़ के चल गया था, तो अंग्रेज दोबारा किसको बनाते हैं? तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं। तो बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बहुत सारे एग्जाम में और भी पूछा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, बक्सर के लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? यानी बक्सर के जब लड़ाई होती है तो उसमें किस संधि पर हस्ताक्षर होती है, यानी किसकी संधि होती है? ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई के समय इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद में 2 संधि होती है। एक 12 अगस्त 1765 को होती है तथा दूसरा उसके 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को होती है। तो ऑप्शन इसमें है इलाहाबाद की संधि, सुगौली की संधि, बेसिन की संधि तथा सालबाई की संधि। तो बक्सर की लड़ाई के समय किसकी संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। यूपीएससी में सवाल ये पूछा हुआ है। देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? यानी किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय तथा सुजाउद्दौला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। यानी शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? यानी 1765 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शन है बंगाल के नवाब, बी है मुगल सम्राट, सी है इंग्लैंड के शासक तथा डी है बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बहुत सारे बच्चे बंगाल देखते हैं तो यहाँ पर लगा देते हैं बंगाल के नवाब ने, लेकिन इसका सही आंसर ये नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा मुगल सम्राट के द्वारा। ठीक है, जो 53 लाख के एवज में वो प्रदान किया गया था। मैंने इसके बारे में क्लास में बहुत ही डिटेल से चर्चा की है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो लोग ये क्लास को नहीं देखे हैं, आप लोग जो प्लेलिस्ट में जो क्लास दिया गया है उसको आप लोग अच्छे से देखिए। उसके बाद ये सारे के सारे सवाल आपसे मतलब बहुत ही इजीली वे में बन जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में दीवानी का अधिकार मिला? यानी किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में दीवानी का अधिकार मिला? तो उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस, बेलेजली तथा कर्जन। तो पहली बात कि कर्जन तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत भी जिनको अच्छे से जानते होंगे वो जानते होंगे कर्जन इस समय था नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, यानी रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, यानी रॉबर्ट क्लाइव इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, कब? यानी जो शाह आलम द्वितीय थे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी?
12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765 तथा 29 अगस्त 1765। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को दीवानी प्रदान की थी। बीपीएससी में सवाल ये पूछा हुआ है और हो सकता है कि आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ठीक है, अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किस दिन बनाया था? जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो इसके बारे में हम जानते हैं, जो द्वैत शासन लागू हुआ था, तो मुर्शिदाबाद, यानी मुर्शिदाबाद कहाँ है? तो बंगाल में है। तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन है राय दुर्लभ, बी है सिताब राय, सी है मोहम्मद रजा खां तथा डी है गुलाम हुसैन। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि दो वो उप दीवान बनाए थे। बिहार में किनको बनाए थे? तो राजा सिताब राय को बनाए थे। तथा मुर्शिदाबाद में किसको बनाए थे? तो मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है? बंगाल में। तो बंगाल में किसको बनाए थे? तो मोहम्मद रजा खां। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खां। अगर क्वेश्चन रहता है कि बिहार में उप दीवान किसको बनाया गया था, तो इसका सही आंसर होता राजा सिताब राय। ठीक है, चलिए अगले सवाल के पास हम लोग चलते हैं। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? यानी 1765 ईस्वी में जब दीवानी प्रदान किया गया तो ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? ये यूपीपीसीएस में ये सवाल पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है गारो, खासी, कुकी तथा टिपरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खासी, यानी खासी जनजाति के ये लोग संपर्क में आए थे। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल देखिए, अगला सवाल, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वानडीवास का युद्ध में पराजित हुआ था। यानी उस फ्रांसीसी सेनापति के आप नाम बताइए जो 1760 का वानडीवास का युद्ध हुआ था, उसमें वो ब्रिटिशों से पराजित हो गया था। तो ऑप्शन में जाइए फ्रांसीसी मार्टिन, बी है काउंट लाली, सी है डुप्ले तथा डी है वेलेजली। तो पहली बात की इसका वेलेजली तो होगा नहीं, क्योंकि वेलेजली अंग्रेज था। फ्रांसीसी मार्टिन भी नहीं होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा काउंट लाली, क्योंकि डुप्ले को तो उसके बाद बुला लिया जाता है। डुप्ले को जब बुला लिया जाता है तो डुप्ले को बुलाने के बाद उसके बाद काउंट लाली को गवर्नर बनाकर भेजा जाता है, और जो 1760 के वानडीवास के लड़ाई में काउंट लाली की पराजय होती है और ये लड़ाई हार जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काउंट लाली। अगला सवाल है, वानडीवास युद्ध 1760 में इसमें क्या हुआ था, यानी कौन किसको हराया था? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंच ने ब्रिटिशों को हराया था, दूसरा है ब्रिटिश ने डच को हराया था, तीसरा है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, तथा चौथा है डच ने ब्रिटिश को हराया था। तो हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि वानडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराए थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। 1760 का वानडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? यानी जो 1760 ईस्वी में वानडीवास का युद्ध जो लड़ा गया था, तो अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा था, यानी अंग्रेज किसके खिलाफ लड़े थे? तो ऑप्शन है फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर तथा कर्नाटक। तो आप लोग को पता है कि वानडीवास का युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। यानी वानडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच हुई थी, जिसमें ब्रिटिशों की जीत होती है तथा इसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। यानी उस समय फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? यानी भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? मराठा, मुगल, राजपूत तथा सिख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो यानी मराठों के द्वारा अंग्रेजों को भारत में सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें किसकी जीत हुई थी? ठीक है, तो ये हैदर अली और ब्रिटिशों के बीच लड़ी गई थी। इसमें किसकी जीत होती है? तो इसमें हैदर अली की जीत होती है। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी जीत होती है? तो हैदर अली। ध्यान रखिएगा, हैदर अली इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, यानी अंग्रेजों को हैदर अली क्या करता है कि पूरी तरीके से पराजित कर देता है। अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? यानी 1755 ईस्वी में डिंडीगुल,
डिंडीगुल में किसके द्वारा एक अत्याधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी? नंदराज, हैदर अली, टीपू सुल्तान तथा देवराज। तो बहुत सारे बच्चे इसको टीपू सुल्तान टिक करके चले आते हैं एग्जाम में, जो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदर अली। यानी डिंडीगुल में अत्याधुनिक शस्त्रागार की स्थापना 1755 ईस्वी में हैदर अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जिसने हैदर अली को पोटनुआ के युद्ध में हराया था। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बता, मतलब कौन सा वो ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोटनुआ के युद्ध में पराजित किया था? हेक्टर मुनरो, वेलेजली, कर्नवालिस तथा सर आयरकुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर आयरकुट। ये सवाल यूपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो पोटनुआ के युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? तो वो कौन थे? सर आयरकुट। सर आयरकुट के द्वारा ही हैदर अली को पोटनुआ के युद्ध में पराजित किया गया था। चलिए अगले सवाल पर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? बहुत ही बेसिक सी सवाल है, ये भी एग्जाम में यूपी पीसीएस तथा बीपीएससी और उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस सभी एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलौर तथा हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। मैंने जो क्लास लिया है, जो प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो देखने के लिए मिलेगा, इसको बहुत ही मैंने डिटेल से बताया है। तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। अगले सवाल। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से वह कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? यानी विदेश में भी अपनी दूतावास को स्थापित करना ये उस समय बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन इस कौन सा भारतीय शासक के द्वारा किया गया था? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के तक बेस मतलब उसके वश की बात ही नहीं थी। इन दोनों को बहुत ही कमजोर खैर नहीं थे, लेकिन देखा जाए तो उतनी हिम्मत लोग की थी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। बहुत ही मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। ठीक है, अंग्रेजों से वो डरता उड़ता नहीं था। जब चाहे तब अंग्रेज आकर इससे लोहा ले सकते थे। टीपू सुल्तान हमेशा तैयार रहता था, चाहे टीपू सुल्तान हो चाहे इसके पिताजी हो हैदर अली। दोनों बाप और बेटे अंग्रेज से कभी नहीं हारे हैं, मतलब कभी नहीं डरे हैं। हारे तो हार गए हैं लेकिन डरे कभी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। यानी टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहां पर हराया था? हैदराबाद में, पोलीलूर में, श्रीरंगपट्टनम में, बंगाल में। तो ये पोलीलूर में हराया था। ठीक है, यानी पोलीलूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। पोलीलूर नामक एक साउथ में जगह है, वहीं पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी तो अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, काउंट लाली। बहुत ही आसान सा सवाल है, हम लोग क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठीक है, अगला सवाल। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? यानी आंग्ल मैसूर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था। तो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लोहा लेते हुए युद्ध में वो मारा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1799। बीपीएससी में सवाल ये पूछा गया है। अगला सवाल है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां कराया गया था? मतलब कहां कराया था? बेगम समरू, इसने एक बहुत ही प्रसिद्ध चर्च है, इसका निर्माण इसने कहां कराया था? तो इसका ऑप्शन ए है माउंट आबू, नैनीताल, सरंधना तथा कानपुर में। तो इसका सही आंसर है मेरठ में एक जगह है जिसका नाम है सरंधना। तो सरंधना में बेगम समरू के द्वारा एक चर्च का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो सरंधना मेरठ के पास एक जगह है, वहीं पर बेगम समरू के द्वारा एक बहुत ही अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया गया था। चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। यानी यहाँ है मिलान करना है सूची 1 तथा सूची 2। ठीक है, मिलान करना है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये। पहला है इलाहाबाद की संधि। यानी इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो एक अगर क्लू मिल जाएगा तो हम लोग जान जाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद की संधि हम लोग देखे थे 1765 में हुआ था। ए का 4 इसमें कहाँ है? देखिए स्मार्ट तरीका, यानी ऑप्शन ढूंढने का स्मार्ट तरीका क्या होता है? एक मिल गया ना, इलाहाबाद की संधि 1765, तो ए का 4, तो ए का 4 मिला था, बाकी ये दोनों कट गया, यानी बी और डी कट गया, बाकी बचाइए। दूसरा देख लेते हैं मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि कब हुई थी? मंगलौर की संधि जो हुई थी कब हुई थी? तो मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी का 2 हो जाएगा, बी का 2।
देखिए, यानी दोनों मिल रहा है, अभी भी इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए ठीक है, तो ए और सी में अभी कंफ्यूजन है। तो मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। अगला है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। तो C1 ये है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में, आप लोग जानते ही हैं। तो कितना आसान है, एक हम लोग ढूंढ लिए, दो ऑप्शन कट गया, बाकी दो तीन, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782 तथा मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ था। अगले सवाल पर हम लोग आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी निम्नलिखित जितने कथन दिए हैं उस पर हम लोग को विचार करना है। पहला, ये दोनों का दोनों यानी तीनों सवाल, ये 31, 32 और 33 तीनों यूपीएससी में सवाल पूछा हुआ है, यानी आईएएस में तीनों सवाल ये पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए कथन पर विचार करते हैं। पहला है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद साहब अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये ऑप्शन सही है? नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद साहब अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को नहीं पराजित किया था, बल्कि मराठों को पराजित किया था। ठीक है, क्योंकि इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में था, यानी मराठों को पराजित किया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, तृतीय आंगल में सूर्य में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तृतीय आंगल में सूर्य युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी, क्योंकि तृतीय आंगल में सूर्य युद्ध में संधि हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते हैं कि जब तक तुम मेरा शर्त को नहीं मानोगे मैं तुम्हारे दोनों बेटों को नहीं छोड़ूंगा। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो चतुर्थ आंगल में सूर्य युद्ध में हुई थी। ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। यानी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज और मीर जाफर मिल गए थे। अंग्रेज मीर जाफर को ये दिलासा दिए थे कि तुमको मैं राजा बनाऊंगा, और मीर जाफर इससे बहुत ही प्रसन्न होता है कि ठीक है, हमको राजा मतलब बनने के लिए मिलेगा। और उसे क्या करते हैं कि सिराजुद्दौला के साथ षड्यंत्र रचता है, और षड्यंत्र रचने का ही परिणाम होता है कि सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई हार जाता है। ठीक है, तो ये सही होगा, यानी इसमें सिर्फ एक सही है। तो इसको देखिए, ऑप्शन 1, 2, 3, केवल 3 कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा, केवल 3 सही है। यानी पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। तो 1, 2, 3 तो नहीं है, क्योंकि 1, 2 गलत है, केवल 3 सही है, यानी ये वाला सही है। ठीक है, बाकी 2 ऑप्शन कट जाएंगे। तो ये यूपीएससी यानी आईएएस में सवाल पूछा हुआ है। अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है? यानी जो 18वीं शताब्दी में जो भारत में लड़ाई लड़े गए थे, इसका सही कालक्रम क्या है, मतलब सही से सजाना है। तो पहला है वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ी सी डेट याद करनी पड़ेगी कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, बक्सर 1764, अंबर 1749, प्लासी 1757। तो ये कालक्रम सही बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है, ये कट जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं, अंबर देख लेते हैं 1749, बक्सर 1764, वांडीवास 1760, प्लासी 1757। सही बैठ रहा है? ये भी नहीं बैठ रहा है। वांडीवास 1760, प्लासी 1757, ये तो यही नहीं बैठ रहा है, उल्टा हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कैसे होगा देख लीजिए। अंबर का युद्ध कब हुआ था? 1749, प्लासी 1757, वांडीवास 1760, बक्सर 1764। बैठ गया ना ये, 49, 57, 60 और 64। तो इसका सही कालक्रम क्या होगा? अंबर का युद्ध 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में तथा बक्सर का युद्ध 1764 में। तो चलिए हम लोग इतने सवाल को हम लोग सॉल्व किए। पहला वाला और आज वाला दोनों मिलाकर लगभग 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उस और ये जो मैंने अभी सॉल्व कराया आप लोगों को वैकल्पिक सवाल जो एमसीक्यू जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम एग्जाम में जितना मैंने बताया है उससे बाहर नहीं आएगा, आप लोग विश्वास कीजिए। बस ठीक से क्या कीजिए कि आप लोग रिविजन कीजिए तथा जितने भी सवाल अभी तक करा है उसको एक बार आप लोग देखा कीजिए। और एग्जाम से पहले आप लोग अगर देख कर जाइएगा तो बहुत सारे सवाल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सभी का सभी सवाल आप लोग को टकरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।